हेलो, हाउ आर यू व्यूअर्स। तो हम बात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पे हमारी लास्ट वीडियो लीडरशिप पावर और इन्फ्लुएंस की फिनिश हुई थी और वी वर डिस्कसिंग अबाउट इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स और अंडर दैट इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स वी हैव डिस्कस्ड about rational persuasion, inspirational appeal, consultation and collaboration. Let me share a slide with you. ओके, सो इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हैं, दैट इज रैशनल परसुएशन, कंसल्टेशन, इंस्पिरेशनल अपील एंड कोलैबोरेशन. And now we are going to discuss about those influence tactics which are moderately effective. And under that, the first is ingratiation. And by ingratiation is the use of favors, compliments, or friendly behavior to make the target feel better about the influencer. एंड ये इसका कई बार जो है वो इसको फॉलोअर भी यूज करते हैं टू इन्फ्लुएंस देयर मैनेजर्स और इन्फ्लुएंस द अथॉरिटी बाय डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क एंड डूइंग सम फेवर टू देयर मैनेजर्स टू विन देयर सपोर्ट एंड टू विन देयर कॉन्फिडेंस, टू विन देयर ट्रस्ट के लिए ये काम करते हैं. अब इसके दो मकसद हो सकते हैं. Sometimes some people seek for the feedback as well. That's another way through which they want to improve, and then they seek the feedback of their managers and supervisor. Sometimes ये impress करने के लिए सिर्फ यूज किए जाते हैं इन tactics को, और sometimes कोई genuine interest होता है for the development of a person. So लेकिन impression management में ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप उन ही attributes के जरिए से impress करें जो कि आपके अंदर या ability या skill जो मौजूद हैं, ताकि आप एक consistently उसके अंदर perform कर सकें. Second is about the personal appeals. And personal appeals by mean when the requester asks for something based on personal friendship or loyalty. ये जो दोस्ती और यारी के अंदर काम किए जाते हैं कि यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरा काम कर दो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरा काम कर दो. फैमिली के अंदर भी यूज किया जाता है इस बात को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज किया जाता है इस बात को. यूज से मुराद है कि ये भी एक इन्फ्लुएंस टैक्ट है जिसके अंदर लोग एक दूसरे को अपने उस रिलेशनशिप की वजह से अपील करते हैं. Then is exchange. Exchange tact is used when the requester offers a reward or resource to the target in return for performing a request. That if you will do this thing, then you will get this kind of the reward. Manager अगर उसकी पावर, दूसरी legitimate power कम हो और तो वो reward मुख्तलिफ तरीकों से अपने एम्प्लॉइज को दे सकता है जो उसके पास रिवॉर्ड पावर मौजूद हो उसके एक्सचेंज के अंदर. दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन दैट पर्सन. ओके, इसके अलावा है जो अप्राइजिंग. अप्राइजिंग अकर व्हेन द रिक्वेस्टर क्लियरली एक्सप्लेन्स व्हाई परफॉर्मिंग द रिक्वेस्ट विल बेनिफिट द टारगेट पर्सनली. अच्छा, ये एक बुनियादी फर्क है एक्सचेंज के अंदर जिसमें ये बताया जा रहा है प्राइसिंग के अंदर कि हाउ दिस कंप्लीटिंग बाय दिस टास्क हाउ इट विल हेल्प यू पर्सनली. आपको पर्सनल लेवल के ऊपर ही कैसे हेल्प करेगा. अच्छा, अगर आप ये काम करते हैं तो आप प्रोफेशनली डेवलप हो जाएंगे. आप ये काम करते हैं तो आपका ये स्किल पर्सनली डेवलप हो जाएगा. आप ये काम करते हैं तो आपको अगर जो इंसेंटिव आप चाह रहे हैं और जिसके लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे. बस बुनियादी फर्क एक्सचेंज और अप्राइजिंग के अंदर ये है कि एक्सचेंज के अंदर काम के हवाले से कोई एक किसी चीज़ को एक्सचेंज किया जा रहा है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कोई रिवॉर्ड है. अप्राइजिंग के हवाले से कोई पर्सनल पर्सन की जो डेवलपमेंटल टास्क हैं उसको रिलेट किया जा रहा है. अगर आप ये काम करते हैं तो किस तरह आपको पर्सनली इसका किसी लेवल के ऊपर किस तरह फ़ायदा होता है. हो सकता है वो डायरेक्ट एक्सचेंज ना हो उस लेवल के ऊपर, इनडायरेक्ट एक्सचेंज इस सेंस में हो कि एक्सचेंज तो नहीं कहूँगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट इस सेंस में कोई पर्सन का अपना कोई बेनिफिट जो है यानी पर्सनल लेवल के ऊपर उसको मिलता है इस हवाले से. मतलब कई बार विजिट के लिए लोग ऑफिस के लिए भेजते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप विजिट के लिए जा रहे हैं तो साथ ही अपने आप
फैमिली को भी मिल जाएगा, अगर उनकी फैमिली कराची में कोई है कोई तो कराची से मिलकर आ गए। और मैं छोटी सी एग्जांपल कई बार लोग इस तरह भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। अच्छा, जो लीस्ट इफेक्टिव हैं और कई बार उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेशर। और प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन लें तो प्रेशर इज द यूज ऑफ कोरेसिव पावर थ्रू थ्रेट्स एंड डिमांड्स। इसके अंदर पनिशमेंट के थ्रेट को यूज़ किया जाता है, फियर को यूज़ किया जाता है, ताकि वो पर्सन जो है वो बात आपकी मान ले, इन्फ्लुएंस हो जाए और वो ये काम कर ले। अच्छा, प्रेशर जो है मैनेजर्स भी यूज़ करते हैं, कई बार प्रेशर जो है वो एम्प्लॉइज़ भी यूज़ करते हैं, जब ये यूनियंस के अंदर अपना थ्रेट देते हैं कि हम अपना लॉ यहाँ जो है शट डाउन कर लेंगे या फिर हम स्ट्राइक करेंगे। तो ये कई बार लोग ग्रुप्स के अंदर मिलकर भी ये काम करते हैं, जहाँ कोरेसिव पावर को यूज़ किया जाता है। और मैनेजर कोरेसिव पावर को तब यूज़ करते हैं जब वो पनिशमेंट का थ्रेट देते हैं, या फिर मैनेजमेंट भी कई बार लेबर को ये थ्रेट दे सकती है कि हम फैक्ट्री को शट डाउन कर देंगे। तो प्रेशर का टैक्ट जो है वो टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, व्हिच इज़ अ हार्ड टैक्टिक, समटाइम्स सम ऑर्गनाइजेशंस आर यूजिंग इट। ये कुछ लोगों की परसेप्शन भी होती है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनको एक, क्योंकि पावर की डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो प्रेशर के अंदर होते ही हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसको हमें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पनिशमेंट के केस में देखने पड़ेंगे। ठीक है जी। ओके जी। फिर है थर्ड है कोलिशन। कोलिशंस अकर व्हेन द इन्फ्लुएंसर एनलिस्ट अदर पीपल टू हेल्प इन्फ्लुएंस द टारगेट। मतलब किसी थर्ड पर्सन के जरिए से अगले पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो उनका ये काम कर दे। मतलब आप किसी बंदे को जानते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका काम करे, और वो आपके कहने से, रैशनल परसुएशन से नहीं परसुएड हो रहा, तो समटाइम दे इन्वॉल्व द अदर पीपल, और उनको इन्वॉल्व करके कहा जाता है कि आप इनको कहें ताकि वो आपके काम को करने के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग ये टैक्ट यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग टैक्ट। ठीक है, हमारे माशरे के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसको। सो ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ज़्यादा जो सक्सेसफुल हैं वो सॉफ्टर नेचर के हैं। अगर हार्ड इन्फ्लुएंस टैक्टिक से आप यूज़ कर लेते हैं तो फिर भी कभी कभार नेगेटिव जो इमोशंस हैं और फीलिंग जो हैं वो हार्बर हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो अथॉरिटी के बारे में एक नेगेटिव इमोशन जो है कई बार रखते हैं, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दैट फोर्स, यूज ऑफ दैट प्रेशर। ठीक है, ओके जी। अब आगे चलते हैं हम इसके हवाले से। अच्छा, what are the response to the influencing tactics? There are three kind of responses to the influence tactics. One is internalization, which is very effective. Target agrees with and becomes committed to request. That is behavioral and attitudinal change. Uh, that is kind of an engagement that the person basically agrees with and becomes committed to the influence request, both in the action and both in the heart. He or she likes it, that proposal, that request, and she or he adheres and act on that request. तो बड़ा ही बेस्ट है, ये सबसे इफेक्टिव है. The second is compliance, and when the target is willing to perform request but does so with indifferent behavioral change only. It's a, they do it but with a degree of ambivalence, that that is a change in the action but not in the attitudes. उन्होंने कर लिया क्योंकि वो अथॉरिटी को आपकी मान लिया, लेकिन अंदर से वो इंटरनली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की इस बात को। जो लीस्ट इफेक्टिव है विच इज़ द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर आता है। जब लोग ग्रुप्स के अंदर अपनी रेजिस्टेंस को शो करते हैं, इंडिविजुअल भी कई बार रेजिस्ट करते हैं उस रिक्वेस्ट को, और टारगेट इज अपोज टू रिक्वेस्ट एंड अटेम्प्ट्स टू अवॉइड डूइंग इट, नो चेंज इन बिहेवियर और एटीट्यूड। जब पावर को जब आप प्रैक्टिस करें तो ये भी देखें कि पावर इंडिविजुअल के ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब पूरे ग्रुप के ऊपर इफेक्टिव करें तो आपको बड़ा इसमें ध्यान से और प्लान करके करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ग्रुप जो है उसको रिजेंट करे। तो आपने ये देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो किस टैक्टिक से जो है वो इन्फ्लुएंस होंगे। तो sometimes target is resistance mean target is opposed to request, they refuses to perform the influence request and puts forth an effort to avoid having to do it. So no change in behavior and attitude, that's the least effective. Okay. So
Now we are talking about leader can use their power and influence in a number of ways, including navigating the political environment in the organization and resolving conflicts within the organization and negotiation within the organization. Now, I'm going to talk about what are the different ways through which the organization resolve their conflicts. इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ. नेगोशिएशन और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हवाले से और पॉलिटिक्स के हवाले से मैं फिलहाल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो मैं अभी इन वीडियोस में तो बात नहीं कर रहा हूँ. आगे जाके कुछ वीडियोस बनी तो उनको मैं अलग से बनाऊंगा उन वीडियोस को. ओके, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर आते हैं. अच्छा, पहली बात तो वर्ड कॉन्फ्लिक्ट. सम पीपल सेड कि कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड ही ठीक नहीं. कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड ही एक नेगेटिव वर्ड है और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक अलाइनमेंट होनी चाहिए. ये एक यूनिटरी पर्सपेक्टिव है जहां हम ये कहें कि मैनेजर्स के और एम्प्लॉइज का जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो उनका सबका सेम है. लेकिन जो प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है तो वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होते हैं वो लोगों के गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं और उनके ऑब्जेक्टिविटी के डिफरेंस होने की वजह से कुछ इनहेरेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मौजूद होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और जो इसका अगर आप पावर पर्सपेक्टिव कहें तो पावर पर्सपेक्टिव के अंदर जो कि डिस्पैरिटी ऑफ पावर की वजह से ज़्यादा पावर उस रिलेशनशिप में जिनकी पावर ज़्यादा है या ऑर्गेनाइजेशनल पावर है या फिर उनके पास रिसोर्सेज की पावर है या मनी की पावर है या नेटवर्क की पावर है, तो पावर ज़्यादा है उसकी वजह से वो अपनी बात को दूसरे लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है और वो एक कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनती है. तो बहरहाल इसके अलावा भी कॉन्फ्लिक्ट, जब आप कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी डेफिनेशन तो आप कह सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और आइडियाज अबाउट सम डिसीजन, सम सिचुएशंस, हो सकता है फ़र्क. अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो कि उस काम के करने के हवाले से नए नए आइडियाज़ को जनरेट करे तो हम कह सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट तो फंक्शनल हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो हेल्पफुल हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम. लेकिन अगर डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट वो हैं जो कि उस काम को करने के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लोग आ जाएं और उस काम को करने के हवाले से एक दूसरे की ज़ात के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं, तो इसकी वजह से वो काम आगे की तरफ नहीं बढ़ता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है. इसके लिए कुछ मॉडल्स हैं जिनके ज़रिए से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है और जो इस बुक में जिक्र किया गया है. There are 5 different styles a leader can use when handling conflict, each of which is appropriate in different kind of circumstances. And these 5 styles are actually the combination of 2 factors. एक है assertiveness, that how assertive leaders want to be in pursuing their own goals and how cooperative they are with regard to concerns of. तो दो आप इसके अंदर डायमेंशन बना लें, एक assertiveness of a leader and concerns of the others, how much they are cooperative for the concern for the others. concern for the other, assertiveness की बेस के ऊपर इन्होंने 5 styles जो हैं ये बताए गए हैं. The 5 style can be viewed as a combination of 2 separate factors: how assertive leader want to be in pursuing their own goals and how cooperative they are with regard to the concerns of others. So you can see in this diagram, आप देख सकते हैं concern for own outcomes and concern for the other outcomes. Concern for own outcome has a 2-dimension unassertive and assertive, and concern for the other outcome has a 2-dimension uncooperative and cooperative. According to that, they have come up with the 5 styles of conflict resolution. One is competing. Competing is more assertive. That means the leader is more concerned with his or her own needs and less concern for the other people outcomes कि उनको क्या मिलता है इसमें से, लेकिन ज़्यादा कंसर्न है कि मैं जीतूं, यानी मुझे मिले इसके अंदर जो मैं बेनिफिट अचीव करना चाह रहा हूँ. दैट्स अ विन लूज सिचुएशन. फिर जो सिचुएशन है अवॉइडिंग, जो इसके ऑपोजिट है लूज लूज सिचुएशन, यानी कि आप उसके बारे में डिसीजन ही कोई ना लें सिचुएशन के हवाले से या एक्ट ही ना करें. और कॉन्फ्लिक्ट के बाद लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कॉन्फ्लिक्ट है, वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं सिचुएशन को. अवॉइडेंस जो है एक लेवल के ऊपर तो
चलें वो आप वक्ती तौर पे तो अवॉइडेंस से उस डिसीजन के हवाले से निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको डिसीजन तो करना पड़ेगा. दैट्स अ लूज लूज, दैट यू आर नॉट कंसर्न फॉर योर ओन नीड्स एंड यू आर नॉट कंसर्न फॉर द अदर पर्सन. अपनी नीड्स के लिए भी आप एक्शन कर रहे हैं और दूसरे की नीड्स के लिए भी कोई आपका कंसर्न नहीं. और तीसरा जो कि कंपीटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग लूज विन, more concerned with the needs of the other people rather than concern for their own needs. ठीक है. और low assertiveness, high cooperativeness, when one party gives in to the other and acts in a completely unselfish ways. फिर आप देख रहे हैं कोलैबोरेशन एक बड़ी बेस्ट सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है. यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें मैनेजमेंट के जो हैं वो लेट्स से उनकी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाए और लेबर की सैलरी भी बढ़ जाए. वो ऐसी नई इनोवेशन आ जाए जिसके अंदर ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, जिसके अंदर मैनेजमेंट जो है उनकी ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस हो और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो और लेबर की सैलरीज भी इंक्रीज हो. विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए. और एक है कॉम्प्रोमाइज, जिसको हम कहते हैं गिव एंड टेक सिचुएशन. मॉडरेट असर्टिवनेस एंड मॉडरेट कॉपरेशन अकर व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड थ्रू गिव एंड टेक एसोसिएशन. तो कोई बेस्ट, ये इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, किस कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में आप किस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक को यूज करेंगे. फिर आपके जो कि रिलेशनशिप है उसमें पावर की डिस्पैरिटी क्या है, लीडर का अपना लीडिंग का स्टाइल क्या है और फॉलोअर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी बेस के ऊपर आप किसी एक स्टाइल को अडॉप्ट करके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप देखें कि अवॉइडिंग और अकोमोडेटिंग और कंपीटिंग एक लेवल के ऊपर आपको देते हैं कुछ रिजल्ट्स, कॉम्प्रोमाइज और कोलैबोरेटिंग आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे देते हैं सिचुएशन के अंदर. ओके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द कंपीटिंग स्टाइल, व्हेन क्विक डिसाइसिव एक्शन इज वाइटल, important issue for which unpopular action needed for implementation against people who take advantage of non-comparative. Avoiding को कब यूज कर सकते हैं? When an issue is trivial or more important issues are pressing, आपके ज़्यादा important उन issues के ऊपर है. To let people cool down and regain perspective when issues seem when others can resolve that conflict more effectively, then can also be avoiding in that situation can be suitable. Collaborating when your object is to learn and to merge insight from people with different perspective to work through feelings that have interfered with the relationship. That's a collaborating. This is an accommodating when you find you are wrong to allow a better position to be heard, to learn and to show your commitment that you want to actual change in the organization. और क्या हो सकता है? When harmony and stability are especially important, then accommodating. or compromising when goals are important but not worth the effort of potential disruption of more assertive moves. Okay. बहरहाल आपने इस टेबल में आप देखिएगा व्हेन टू यूज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल, उसके अंदर और भी डिटेल में बात की हुई है. और कॉम्प्रोमाइजिंग जो है टू अचीव टेम्परेरी सेटलमेंट टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज के हवाले से भी किया जा सकता है. ओके. अब जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है नेगोशिएशन का. अच्छा, नेगोशिएशन से क्या मुराद है? नेगोशिएशन मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर जब भी लोग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आते हैं तो वो नेगोशिएट भी करते हैं अपने इंटरेस्ट के हवाले से. और नेगोशिएशन के अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जिस इशू के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं उस इशू के अंदर दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट मौजूद होता है और दोनों पार्टीज़ जो हैं उसके अंदर से कुछ गेन करना चाहती हैं उस नेगोशिएशन में. कभी कभार आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ नेगोशिएट करते हैं और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं बड़े बड़े मामलात के अंदर नेगोशिएशन करती हैं. अब नेगोशिएशन की डेफिनेशन क्या है? A process in which two or more interdependent individuals discuss and attempt to come to an agreement about their different preferences. Different preferences हो सकती हैं. एक एग्जांपल हम ले सकते हैं मैनेजमेंट की और लेबर की, कि मैनेजमेंट और लेबर जो हैं वो नेगोशिएट कर रही हैं
कि हम किस तरीके से सैलरीज को रेज कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट से अगर लेबर की डिमांड है हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए, लेट से वो कहते हैं हमारी सैलरी को 20% इंक्रीज किया जाए, जबकि मैनेजमेंट कहती है 5% इंक्रीज किया जाए। नॉर्मली जब लोग नेगोशिएशन के लिए जाते हैं तो वो अपनी डिमांड को थोड़ा ओवर एग्जैचरेट करते हैं, खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ जीरो सम कंडीशन का मतलब ये है कि आपके गेन में दूसरे का लॉस है और दूसरे गेन में आपका लॉस है। आप कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं और वो आपको कहता है कि जी इस चीज़ की कीमत, गाड़ी की कीमत जो है वो 10 लाख है, तो आप उसको कहते हैं कि लेट से ये कीमत इसकी जो है वो 7 लाख है, आप कीमत 7 लाख कहते हैं। कुछ नेगोशिएशन होती है, कुछ गिव एंड टेक की बात होती है, कुछ वो नीचे की तरफ आते हैं, फिर किसी एक प्राइस के ऊपर अगर एग्रीमेंट हो जाए तो फिर ये गाड़ी जो होती है वो सोल्ड आउट हो जाती है। लेकिन अगर आप पहले से ही अपनी एक्चुअल प्राइस बता देंगे, तो उस एक्चुअल प्राइस के बताने की वजह से अगर लोग उसके ऊपर भी जो है वो आपको कहते हैं कि उससे आगे बढ़ा जाए। तो समटाइम्सली व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन, तो समटाइम लोग जो हैं वो अपनी एक्चुअल प्राइस को बाद में बताते हैं, और जो उन्होंने अपनी, जिसको आप कह सकते हैं कि ये उनका टॉलरेंस लिमिट होगी उसकी। मसलन अगर वो 7 लाख कह रहे हैं तो हो सकता है 7.5 लाख हो, अगर वो 10 लाख कह रहे हैं तो उनकी टॉलरेंस लिमिट 9.5 लाख हो। कुछ सिचुएशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है। 2 टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग के हवाले से बात की गई है यहाँ। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एंड दैट इन्वॉल्व्स अ win-lose negotiating over a fixed pie of resources, and second is integrative bargaining is aimed at accomplishing a win-win scenario, जो हमने लास्ट पे भी पढ़ा, ये win-win scenario सिचुएशन क्रिएट हो जाए। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग की होती हैं, तो वहाँ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग की ऑप्शन जो है क्रिएट करना के बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, नेगोशिएशन के हवाले से ये एक मूवी भी है, उसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। नेगोशिएशन की डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जिसको हम कहते हैं वो है प्रिपरेशन। बाय प्रिपरेशन वी मीन ईच पार्टी डिटरमिन्स what its goals are for the negotiation and whether or not the other party has anything to offer. Single most important of the negotiation process is that before you're going to the negotiation, you are preparing yourself. What kind of information you have, what kind of information other person has, what kind of a offer that other person can give it to you, ये बात मालूम करना और इस बात के बारे में प्रिपरेशन करना, और फिर आप कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से, किस माहौल में, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी प्रिपरेशन में बात आती है। इसमें एक और वर्ड यूज करता है बैठना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। कि अगर लेबर और मैनेजमेंट के आपस में नेगोशिएशन हो रही है और मैनेजमेंट की डिमांड, मैनेजमेंट कह रही है 5% रेज करेंगे, लेबर कह रही है 20% रेज करेंगे, और नेगोशिएशन में जाए बगैर अगर आपको मैनेजमेंट 12% ऑफर कर देती है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट हो जाता है, आप फिर उतना नेगोशिएशन में नहीं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि बैठना में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको इतना लो वो ऑफर करें तो आप उसको छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि डेट से हम 12% से नीचे जाएंगे नहीं। तो बैठना आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है। हो सकता है नेगोशिएशन से पहले ही लोग आपको उस सिचुएशन में जाने से पहले भी ऑफर कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो आप अपना एक पॉइंट ध्यान में रख के जाते हैं कि इससे कम जो होगा मैं कॉम्प्रोमाइज इससे कम ज़्यादा नहीं कर सकता, इससे कम नहीं कर सकता। सैलरी के लिए आप पहले इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो अगर आपको विदाउट नेगोशिएशन ही आपको कहते हैं जनाब 50,000, और आपने ध्यान में सोचा हुआ था कि मेरा जो मिनिमम होगा 45,000 होगा, तो 50,000 को फौरी तौर पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको वो कहते हैं कि जनाब 42,000 या 40,000, तो फिर आप नेगोशिएट करते हैं और फिर आप कहते हैं कि किस लेवल तक वो सैलरी को रेज किया जा सकता है। सेकंड स्टेप होता है प्रिपरेशन के बाद, जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं, जब मैंने जिसको हम एक्चुअल नेगोशिएशन की सिचुएशन कहते हैं, वो होती है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, ईच पार्टी मेक अ केस फॉर इट्स पोजीशन एंड अटेम्प्ट्स टू पुट ऑल फेवरेबल इन्फॉर्मेशन ऑन द टेबल। जैसे मैनेजमेंट और लेबर की सिचुएशन है तो मैनेजमेंट अपनी सारी सिचुएशन को इन्फॉर्म करती है, तरह लेबर अपनी सिचुएशन को इन्फॉर्म करता है, और इसको हम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और इस एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंसिंग टैक्ट भी यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर रैशनल परसुएशन है, आपकी पर्सनल अपील्स हैं, और मुख्तलिफ और कई बार प्रेशर और कोएलेशन को भी यूज़ किया जाता है टू पुट द अदर पार्टी टू एग्री टू देयर डिमांड्स। अच्छा, फिर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन के बाद जो इसके अंदर स्टेप आता है, और जिसको हम कहते हैं
जो कि एक्चुअल नेगोशिएशन जब शुरू हो जाती है उसके अंदर ये स्टेप आते हैं, जिसको हम कहते हैं बार्गेनिंग। एंड बार्गेनिंग में द गोल इज फॉर ईच पार्टी टू वॉक अवे फीलिंग लाइक इट हैज गेन्ड समथिंग ऑफ वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल बार्गेनिंग स्ट्रेटजी। और जो एक्चुअल स्टेज जिसको हम बार्गेनिंग जब लोग कर रहे होते हैं कि दैट दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ गिव एंड टेक सिचुएशन, इस बार्गेनिंग की सिचुएशन को हम ये कहते हैं कि इसके अंदर दौरान लोग ये नेगोशिएट करते हैं कि व्हाट दे आर गोइंग टू गेट आउट। ओके, और लास्ट और आखिरी स्टेज इसको हम कहते हैं क्लोजिंग एंड कमिटमेंट। एंड क्लोजिंग एंड कमिटमेंट एंटेल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजिंग एन एग्रीमेंट एंड रीच ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेज। अगर आपका एग्रीमेंट हो गया है इस मामले के ऊपर कि अब आपने ये काम करना है, तो आप करेंगे कि ठीक है हम इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं होता और डिसएग्रीमेंट की तरफ बात चली जाती है, तो फिर यहाँ से मीटिंग जो है, नेगोशिएशन जो है वो एडजर्न हो जाती है, या फिर वो कोई नेगोशिएशन मल्टीपल राउंड्स के अंदर होती है और कहा जाता है कि हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम इस एजेंडे के ऊपर हम बात करें। ओके, तो ये नेगोशिएशन के हवाले से बात थी। Preparation, exchanging information, bargaining, closing, and commitment. How important are power and influence? Power and influence have a moderate positive effect on performance. When used effectively, they can increase internalization and compliance, which facilitates the task performance. And power and influence can have a moderately positive effect on commitment. The use of personal form of power, such as expert and referent, is associated with increasing of effective commitment. इसका लिंक है, मौजूद है। तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा लीडरशिप स्टाइल्स एंड बिहेवियर। So the important question which I have addressed in this video is, why are some leaders more powerful than others? Or under that we have discussed about the organizational power and the personal power, and we have discussed about how it basically ability to influence the other people. Under the ability, we have discussed about the different tactics, and under the tactics, the people have the influency response to the. There are different kind of responses. Some are more effective, some are less effective, and then we have discussed that how can we resolve the conflict, and what are the different stages of negotiation, and how people, what are the different strategies that they can use during the negotiation. Okay, that's it for today. This is my little daughter who came here. Now I'm basically concluding the video. Okay, bye bye. Okay.